Bismillahirrahmanirrahim. What is attenuation reflex? This is sensory system. स्पेशल सेंसेस पार्ट 2 वीडियो। एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। जब भी हमारे पास इनवोलेंट लाउड साउंड आएगी, ट्रांसमिट होगी ऑसिकुलर सिस्टम ऑफ एयर के अंदर, यानी कि एयर की बोन्स के अंदर से पास करते हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएगी, तो हमारे पास वहाँ पे स्टेपीडियस मसल जो है वो करेगा कॉन्ट्रैक्ट और टेंसर टिम्पनी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन से हमारे पास ऑसिकुलर मसल्स जो है वो हमारे पास हो जाएंगे रिजिड, यानी कि उनकी जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगी और उनके अंदर डैम्पनिंग का इफेक्ट, उनकी गुड कंडक्टिविटी होगी सिर्फ उन फ्रीक्वेंसीज के लिए जो कि हमारे पास 1000 साइकिल पर सेकंड से आ रही हैं। और जो हमारे पास लेटेंट ये रिफ्लेक्स जो है वो हमारे पास 40 टू 80 मिली सेकंड के अंदर अंदर होगा। इसमें होगा क्या कि जब स्टेपीडियस और टेंसर टिम्पनी कंट्रैक्ट करेंगे तो सारी जो लो फ्रीक्वेंसी की साउंड्स होंगी वो डैम्प हो जाएंगी और हमारे पास सिर्फ 1000 मिली सेकंड्स वाली जो आवाज़ें होंगी, 1000 मिली सेकंड से अबव वाली, वो हमारे पास हमें सुनाई देंगी और 40 टू 80 मिली सेकंड के अंदर ये सब कुछ होगा। सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास, इससे हमारे पास कॉक्लिया जो है वो डैमेजिंग वाइब्रेशन से बच जाएगा, एक्सेसिव साउंड की वजह से जो प्रोड्यूस होंगी। बैकग्राउंड नॉइज के अंदर जो म्यूजिक्स वगैरह आ रहे होते हैं लाउड इन्वायरमेंट में वो नहीं आएंगे और पर्सन जो है वो अपनी जो बोली हुई चीजें हैं उनके लिए हियरिंग सेंसिटिविटी पर्सन की हो जाएगी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ ऑस्कुलर सिस्टम इन द मिडल एयर ट्रांसमिट साउंड वेव्स एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। जब हमारे पास साउंड आई वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि कान के पर्दे से टकराई, वहाँ पे होता है अटैच हैंडल ऑफ मेलियस। हैंडल ऑफ मेलियस के अंदर वाइब्रेशन गई, वहाँ से ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज पुल्ड बाय टेंसर टिम्पनी व्हिच केप द मेम्ब्रेन पुल्ड। इसी पॉइंट पे हमारे पास टेंसर टिम्पनी अटैच है जो कि मेम्ब्रेन को पुल्ड रखता है। साउंड वाइब्रेशन जो है किसी भी पार्ट पे जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की आएंगी तो वो ट्रांसमिट होंगी ऑसिकल्स को। वो ऑसिकल्स जो है वो एक दूसरे के आपस में कंबाइन है। मेलियस जो है वो इनकस से और इनकस जो है वो स्टेपीज से। स्टेपीज जो है वो पुश होगा, ओवल विंडो को पुश करेगा। ओवल विंडो जब पुश होगी तो कॉक्लिया के अंदर जो फ्लूइड है दूसरी साइड पे विंडो के वो मूव करेगा। इस तरह जो सारी साउंड की वाइब्रेशन होंगी वो कॉक्लिया को मूव कर दी जाएंगी। और सिग्निफिकेंस इसकी क्या होगी कि ऑसिकुलर सिस्टम जो है वो इंपेडेंस मैचिंग के लिए यूज होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की मैचिंग के लिए यूज होता है। साउंड वेव आई उन्होंने वाइब्रेट की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने मूव किया हैंडल ऑफ मेलियस ने मूव की इनकस और इनकस जो है वो थ्रू अ जॉइंट और इनकस ने मूव की स्टेपीज। स्टेपीज जो थी वो इन एंड आउट ऑफ ओवल विंडो मूव की, जिससे हमारे पास प्रेशर ट्रांसमिट हुआ कॉक्लिया की तरफ, कॉक्लियर फ्लूइड के अंदर स्टिमुलेशन हुई हेयर सेल की ऑर्गन ऑफ कोटाई में और हमारे पास स्टिमुलेट हुई ऑडिटरी नर्व। इस तरह हमारे पास साउंड सुनी। मेन सिग्निफिकेंस ऑसिकुलर सिस्टम की है इंपेडेंस मैचिंग। आगे हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज प्लेस प्रिंसिपल फॉर डिटरमिनिंग द पिच ऑफ साउंड। प्लेस प्रिंसिपल क्या है, नर्वस सिस्टम जो हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड को डिफरेंट पोजीशंस पे हमारे पास बेसिलर मेम्ब्रेन के जो है वो डिटरमिन करता है। अगर हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी की होती हैं साउंड वेव्स तो वो हमारे पास बेसिलर मेम्ब्रेन को उसकी एपेक्स ऑफ कॉक्लिया पे मैक्सिमल एक्टिवेशन देती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी की जो है बेस ऑफ कॉक्लिया पे बेसिलर मेम्ब्रेन को एक्टिवेशन देती हैं। इंटरमीडिएट के दरमियान में बेसिलर मेम्ब्रेन को एक्टिवेशन देती हैं। और इस तरह से हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को अलग-अलग कर सकते हैं। इसी वजह से इसको कहते हैं प्लेस प्रिंसिपल। प्लेस प्रिंसिपल जो है वो डिटरमिन करता है साउंड की फ्रीक्वेंसी को, कैसे कि किस पार्ट ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन को एक्टिवेशन मिल रहा है। अगर एपेक्स ऑफ कॉक्लिया पे मिल रही है तो लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं, अगर हमारे पास बेस पे मिल रही है तो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव है, अगर दरमियान में मिल रही है तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की वेव है। ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन नर्व फाइबर की जो है कॉक्लियर पाथवे के अंदर होती है और ये सारा हमारे पास कॉक्लिया से लेकर सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक हमारे पास नर्व पाथवे जाता है। स्पेसिफिक ब्रेन के अंदर न्यूरॉन जो है वो स्पेसिफिक साउंड की फ्रीक्वेंसी के लिए एक्टिवेट किए जाते हैं। इस तरह से हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन के अंदर पता चल जाता है। इसको कहते हैं प्लेस प्रिंसिपल। इसके बाद हमारे पास हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टिव डेफनेस एंड परसेप्टिव डेफनेस। कंडक्टिव डेफनेस हमारे पास है कि इंपेयरमेंट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर में जो हमारे पास साउंड वेव्स को एयर से कंडक्ट करा के कॉक्लिया तक लेके जा रहे हैं, यानी कि बोन्स खराब हैं, कोई मसल्स खराब हैं, इस तरह की कोई चीजें, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन खराब है, वो फिजिकल स्ट्रक्चर जो एड कर रहे हैं, पाथवे दे रहे हैं हमें हमारे साउंड को ट्रैवल करने के लिए, वो खराब है तो कंडक्टिव डेफनेस। और अगर हमारे पास परसेप्टिव डेफनेस है, न्यूरल डेफनेस के अंदर हमारे पास ये है कि कॉक्लिया तक तो सारा निजाम ठीक है लेकिन हमारे पास ऑडिटरी नर्व जो है वो डैमेज है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो सर्किट्स हैं वो खराब हैं, इसको हम कहेंगे न्यूरल डेफनेस। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हेयरिंग लॉस होता है कंडक्टिव डेफनेस, और ये हमारे पास परमानेंट हेयरिंग लॉस होता है जो न्यूरल डेफनेस या परसेप्टिव डेफनेस है। ये हमारे पास ट्रीट किया जा सकता है। न्यूरल डेफनेस जो है ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, बस मैनेज किया जा सकता है कि हेयरिंग एड्स यूज करें। इसके लिए हमारे पास रेनिस टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है, इसके लिए हमारे न्यूरल डेफनेस के लिए रेनिस टेस्ट जो है पॉजिटिव आता है। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन जो है वो नॉर्मल होती है हमारे पास कंडक्टिव हेयर लॉस में, और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं होती सेंसी न्यूरल या फिर परसेप्टिव डेफनेस में। इन तीन दोनों के दरमियान में डिफरेंशिएशन करने के लिए हम रेनिस टेस्ट, वेबर टेस्ट और ऑडियोमेट्री करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तो बहुत ज्यादा वो आवाज आई होगी, और वो जो आंटी थी जो बॉम्ब ब्लास्ट वाली जगह पे थी उनका हमने कंप्लीट एग्जामिनेशन किया, उनका ऑडिटरी डैमेज कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कुछ मिनट के बाद उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट वाली जगह पे एक थी आंटी, उस आंटी के हमारे पास राइट आर्म पे बॉम्ब का टुकड़ा भी लगा था और उन्हें लगा कि उनका कान खराब हो गया, लेकिन उनकी जब ऑडिटरी टेस्ट वगैरह किए तो वो नॉर्मल था, उनका हेयरिंग लॉस जो है वो नॉर्मल हो गया। क्या मैकेनिज्म है जो प्रोटेक्ट करता है एयर को फ्रॉम लाउड साउंड, या अभी हमने किया एटेन्युएशन रिफ्लेक्स होता है। और व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस मैकेनिज्म। एटेन्युएशन रिफ्लेक्स के अंदर हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है टेंसर टिम्पनी और स्टेपीडियस मसल की, और ये हमारे पास 40 टू 80 मिलीसेकंड के अंदर अंदर होता है। टेंसर टिम्पनी जो है वो पुल करता है हैंडल ऑफ मेलियस वगैरह को, और ये सारी हो जाती है आपस में रिजिड। इनकी रिजिडिटी इंक्रीज करने से हमारे पास सिर्फ वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी बिलो 1000 साइकिल पर सेकंड होती है वो कंडक्ट होती हैं, बाकी वेव ऑफ हो जाती हैं। इससे हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो है इट कैन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ लो फ्रीक्वेंसी साउंड टू 30 और 40 डेसिबल, यानी कि लाउड साउंड और विस्पर के दरमियान में भी इतना ही डिफरेंस होता है। इस तरह से हमारे पास कॉक्लिया जो है वो डैमेजिंग वाइब्रेशन से, एक्सेसिव लाउड साउंड से जो प्रोड्यूस होती है उससे बच जाता है, और लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो है वो लाउड एनवायरनमेंट के अंदर मास्क हो जाती हैं। और हमारे पास पर्सन जो है वो अपनी स्पीच की हेयरिंग के लिए जो है एटेन्युएशन रिफ्लेक्स के उसके अंदर हमारे पास उसकी अपनी सुनने की स्लाइड अपनी आवाज सुनने की स्लाइड उसके अंदर कम हो जाती है। आगे हमारे पास प्रोटानोपिया और ड्यूटेरोनोपिया। पीपल जो ग्रीन लाइट परसीव नहीं कर सकते उनको कहते हैं ड्यूटेरोनोपिया, और जो रेड लाइट परसीव नहीं कर सकते उनको कहते हैं प्रोटानोपिया। जैसे पीआर पैकेजेस वगैरह होते हैं तो इसको मैंने ऐसे ही रटा मारा है कि प्रोटानोपिया जो है रेड लाइट के लिए, और DGISPR लाइक ड्यूटेरोनोपिया जो है ग्रीन, बाकी बचेंगे ट्रीटिनोपिया और TB ब्लू।
दो तरह के हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। और आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल, हमें पता है कि आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल जो है वो हमारे पास वो प्यूपिल इसके अंदर लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट हो, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट हो, प्यूपिल स्मॉल हो, और ये आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल का इंपॉर्टेंट साइन है सिफिलिस की डायग्नोस्टिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रेस बायोपिया क्या है। प्रेस बायोपिया ये है कि हमारे पास अकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस जो है वो खत्म हो जाएगी, ओल्ड एज की प्रॉब्लम है। इसमें हमारे पास ये होता है कि लेंस जो है उसके अंदर से स्ट्रेचिंग एबिलिटी जो है वो चली जाती है, उसके अंदर प्रोग्रेसिव डीनेचुरेशन होती है लेंस की प्रोटीन की, और इसी रीजन की वजह से हमारे पास रिसेशन हो जाती है नियर पॉइंट की, जो कि हमारे पास 25 सेंटीमीटर पे पहले प्रेजेंट होता है और अब वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। इसकी करेक्शन हमने कैसे करनी है, बायफोकल ग्लासेस, जिसके अपर सेगमेंट के अंदर दूर देखने के लिए शीशा और लोअर सेगमेंट के अंदर नजदीक देखने के लिए। इसका नेक्स्ट पार्ट है एटेन्युएशन रिफ्लेक्स, जो कि पहले ही दो दफा डिस्कस कर लिए। इसके बाद है 5 न्यूरोट्रांसमीटर जो कि रेटिनल न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एसिटाइलकोलिन, गाबा, ग्लाइसिन, डोपामिन, इंडोलामिन। ये सारे जो हैं हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर यूज हो रहे हैं, एसिटाइलकोलिन, गाबा, ग्लाइसिन, डोपामिन, इंडोलामिन। इंपेडेंस मैचिंग कैसे करते हैं और हमारे पास नॉर्मल हेयरिंग के लिए क्यों जरूरी है। इंपेडेंस मैचिंग इज द मैकेनिज्म बाय व्हिच टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड ऑसिकुलर सिस्टम यानी कि बोन्स वो ट्रांसफर कराती हैं वाइब्रेशंस को, और कंपैरेटिवली लार्ज एंड लो इंपेडेंस एयर मैचेस the small and high impedance of the oval window with the minimum loss of energy and matching the impedance between the air and the sound vibration of the fluid of cochlea. Impedance matching का मतलब क्या, impedance का मतलब है रेजिस्टेंस। जब साउंड वेव्स जो है वो पास करती हैं एयर से तो वो है हमारे पास लो इंपेडेंस मीडियम, लो रेजिस्टेंस मीडियम। जब वो वहां से पास करती हैं हाई रेजिस्टेंस मीडियम में यानी हाई इंपेडेंस मीडियम में लाइक वाटर या बोन, तो हमारे पास अकाउस्टिक एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। वो कैसे रिफ्लेक्ट कर जाती है, द मिडल एयर जो है वो इस प्रॉब्लम को कैसे करता है कि वो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड एनर्जी जो है अक्रॉस द एयर फ्लूइड बाउंड्री बाय इट रीचेस द इनर एयर, उसको बूस्ट कर देता है एयर फ्लूइड बाउंड्री पे, उसको कर देता है बूस्ट द प्रेशर मेजर्ड बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और उसको अप्रोक्सीमेटली 22 टाइम्स जो है साउंड वेव्स को 22 फोल्ड जो है जब वो इनर एयर को रीच करती है तो उनको एम्पलीफाई कर देता है। यानी कि जब वो लो इंपेडेंस मीडियम यानी कि एयर से ट्रैवल कर रही होती हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है थोड़ी, जब वो हमारे पास फ्लूइड को टकराती हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लॉस्ट होने का खतरा होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं कि मिडल एयर में जब वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ जाती हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी को 22 टाइम्स 22 फोल्ड्स कर दिया जाता है ताकि वो सेम फ्रीक्वेंसी से हमारे पास कॉक्लिया तक ट्रांसमिट हो सके। एब्सेंस ऑफ ऑसिकुलर सिस्टम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में साउंड वेव्स जो हैं वो हमारे पास डायरेक्टली एयर से मिडल एयर और वहां से कॉक्लिया के अंदर एंटर करेगी ओवल विंडो पे, लेकिन जो सेंसिटिविटी ऑफ हियरिंग है वो 15 से 20 डेसिबल लेस हो जाएगी देन फॉर द ऑसिकुलर ट्रांसमिशन, और ये हमारे पास इक्विवेलेंट हो गया डिक्रीज फ्रॉम अ मीडियम बेयरली परसेप्टिबल वॉइस लेवल, यानी कि ये हमें बहुत ही कम सुनाई देगी, बहुत ही मुश्किल से सुनाई देगी अगर हमारे पास बोन्स वगैरह और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ना हो तो। अनदर क्वेश्चन व्हिच इज हाइपरोपिया। हाइपरोपिया का मतलब है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब नजदीक की चीजें नजर आ रही है, नजदीक की चीजें नजर आ रही। हाइपरोपिया इज फार साइटेडनेस। पीपल विद हाइपरोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वेरी वेल। दूर की चीजें नजर आ रही हैं लेकिन नजदीक की चीजें में फोकस करने में मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट उसका जो फोकस पॉइंट है वो बिहाइंड द रेटिना है। जो नजदीक की चीजें वो बिहाइंड द रेटिना फोकस हो रही हैं, जिसकी वजह से नजदीक की चीजों को देखने में हो रही है मुश्किल, और इमेज जो है वो हमारे पास फोकस नहीं हो पा रहा रेटिना पे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम दूर मूव कराते जाएंगे आई से इमेज जो है वो रेटिना पे बनेगा और फोकस हो जाएगा। करेक्शन कैसे है, इट इज करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जब यूज करेंगे तो हमारे पास इसकी हो जाएगी करेक्शन। मायोपिया था दूसरा, मायोपिया के अंदर नियर साइटेडनेस थी, उसको कैसे करेक्ट करना है बाय यूजिंग कनकेव लेंस, उसमें दूर की चीजें नहीं नजर आती। हाउ एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल इज प्रोड्यूस्ड। एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ 80 मिलीवोल्ट एक्जिस्टिंग ऑल द टाइम बिटवीन द एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ। एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ जो है वो दो तरह के फ्लूइड हैं जो कि हमारे पास इनर एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक बोन के अंदर प्रेजेंट होता है और एक मेम्ब्रेन के अंदर, और विद इन द पॉजिटिविटी इनसाइड द स्केला मीडिया एंड नेगेटिविटी आउटसाइड, यानी कि स्केला मीडिया जो होता है यानी कि दरमियान वाली जो डक्टल मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है उसके आउटसाइड और इनसाइड का ये हमारे पास डिफरेंस होता है। अंदर हमारे पास एंडोलिम्फ होता है, बाहर हमारे पास पेरिलिम्फ होता है, इन दोनों के दरमियान में 80 मिलीवोल्ट का डिफरेंस होता है। तो इसके अंदर जो है पॉजिटिविटी होती है, बाहर नेगेटिविटी होती है, इसको हम कहते हैं एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल। कॉक्लिया के अंदर का पोटेंशियल ये कैसे प्रोड्यूस होता है कि स्केला मीडिया जो है वो फिल होता है विद द एंडोलिम्फ, और स्केला वेस्टिबुलर और टिम्पैना के अंदर होता है पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ जो है वो कम्युनिकेट कराता है इसको ब्रेन के साथ थ्रू सेबरेक्नॉइड्स के, और स्केला मीडिया जो है वो हमारे पास स्ट्राया वेस्कुलरिस, इसके अंदर स्ट्राया वेस्कुलरिस होते हैं जो कि हमारे पास एंडोलिम्फ बनाते हैं। ठीक है, स्केला मीडिया हमारे पास बन रहा है थ्रू स्केला मीडिया के अंदर पड़ा हुआ है एंडोलिम्फ जो कि बन रहा है स्ट्राया वेस्कुलरिस से, और पेरिलिम्फ हमारे पास सबरेक्नॉइड स्पेस से आ रहा है जो कि इससे ब्रेन के साथ कम्युनिकेटेड है। अब हमारे पास स्ट्राया वेस्कुलरिस जो है वो पोटेशियम क्रिएट करते हैं एंडोलिम्फ के अंदर, और जबकि हमारे पास पेरिलिम्फ के अंदर क्या होता है कि पोटेशियम आयन जो है वो लेस होते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पोटेशियम आयन की जो है वो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट बना देती है दोनों के दरमियान में 80 मिलीवोल्ट का, जिसको हम कहते हैं एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल, जिससे हमारे पास एंडोलिम्फ में हो जाती है पॉजिटिविटी क्योंकि वहाँ पर पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं, बाहर पोटेशियम आयन कम होते हैं, वहाँ पे होती है नेगेटिविटी। इस पूरी तरह से हमारे पास एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल जो है प्रोड्यूस होता है। इसके बाद हमारे पास लियन इन द ऑप्टिक पाथवे। अगर हमारे पास ऑप्टिक नर्व की लियन होगी तो हमारे पास कंप्लीट यूनिलैटरल विजन लॉस होगा। ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व, ये है ऑप्टिक प्लाज्मा, ये ऑप्टिक ट्रैक्ट। अगर हमारे पास ऑप्टिक नर्व की लियन होगी तो सेम साइड की यूनिलैटरल विजन लॉस होगी। राइट ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है तो राइट साइड की आई की यूनिलैटरल का मतलब एक आंख पूरी जाया हो जाएगी। अब हमारे पास अगर सेंटर ऑफ ऑप्टिक प्लाज्मा से डैमेज हुआ है, अगर हमारे पास यहाँ से बिल्कुल सेंटर से डैमेज हुआ है, तो अब हमारे पास ये कौन सा फाइबर है, फाइबर ये नेजल साइड के हैं पर ये टेम्पोरल विजन कैरी कर रहे हैं, तो बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया होगा। अगर ऑप्टिक प्लाज्मा जो है वो प्रिवेंट हो गया, क्रॉसिंग से पहले हमारे पास डैमेज हुआ है, तो क्या होगा, हमारे पास पेरिफेरल लियन आई है इन द ऑप्टिक प्लाज्मा, तब होगा हमारे पास यूनिलेटरल हेमियोनोपिया ऑन द साइड ऑफ लियन। जिस साइड से लियन हुई है उस साइड का होगा यूनिलेटरल नेजल हेमियोनोपिया। ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व, ये हमारे पास ऑप्टिक प्लाज्मा पूरे का पूरा, और ये हमारे पास ऑप्टिक ट्रैक्ट।
अब हमारे पास वीएन का ये केस होता है कि हमारे पास वीएन ऑपोजिट साइड की आती है, लाइक ये हमारे पास दरमियान में नोज है तो नेजल फाइबर जो है वो साइड पे प्रोजेक्ट करेंगे टेम्पोरल पे, और टेम्पोरल जो है वो नेजल साइड पे। अगर हमारे पास ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास ऑप्टिक क्याज्मा दरमियान से डैमेज हुआ है, तीसरा पॉइंट है हमारे पास ऑप्टिक क्याज्मा साइड से डैमेज हुआ है, और चौथा पॉइंट है ऑप्टिक ट्रैक डैमेज हुआ है। इन चारों के अंदर अलग अलग टाइप्स की ब्लाइंडनेस आएंगी। सबसे पहले हम ऑप्टिक नर्व की अगर हम बात करें, ऑप्टिक नर्व की बात करेंगे तो राइट साइड की दोनों जो है वीएन्स वो गई, वो जब गई जाएंगी तो राइट आई जो है वो ब्लाइंड हो जाएगी, राइट आई की यूनिलेटरल ब्लाइंडनेस होगी, यूनिलेटरल ब्लाइंडनेस। ठीक, अब है ऑप्टिक क्याज्मा डैमेज हुआ, ऑप्टिक क्याज्मा डैमेज हुआ सेंटर से, तो हमारे पास यहाँ पे दोनों के फाइबर्स जो है वो नेजल आ रहे थे, लेकिन वीएन कौन सी आ रही थी, टेम्पोरल साइड से, तो बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया होगा, बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया। फिर हमारे पास ये है कि पेरिफेरल लीजन हुई ऑप्टिक क्याज्मा की। अब पेरिफेरल लीजन के अंदर हमारे पास नेजल साइड से वीएन आ रही थी और नेजल साइड का हेमिएनोपिया होगा यूनिलेटरल, यानी कि इसी आंख का नेजल हेमिएनोपिया होगा, यूनिलेटरल नेजल हेमिएनोपिया, यूनिलेटरल नेजल हेमिएनोपिया ऑन द सेम साइड ऑफ लीजन। इसके बाद अगर ऑप्टिक ट्रैक डैमेज होगा, ऑप्टिक ट्रैक डैमेज होगा तो कंट्रालेटरल होमोनोमस हेमिएनोपिया होगा। अब कंट्रालेटरल होमोनोमस हेमिएनोपिया का क्या मतलब है, ऑप्टिक ट्रैक, इस वाले ऑप्टिक ट्रैक के अंदर हमारे पास नेजल फाइबर आ रहे हैं राइट साइड के और टेम्पोरल फाइबर आ रहे हैं ऑपोजिट साइड के, तो इसके हमारे पास नेजल फील्ड जाएगा और इसका हमारे पास टेम्पोरल फील्ड जाएगा, तो कंट्रालेटरल, कंट्रालेटरल का मतलब दोनों आंखों में। ठीक है, होमोनोमस, होमोनोमस का मतलब ये हुआ कि दोनों की अलग अलग फील्ड जाएंगी, इसकी टेम्पोरल इसकी नेजल। हेमिएनोपिया का मतलब कि एक साइड से जाएगी दूसरी साइड से नहीं जाएगी। और पांचवी ये कि ये सारे जाके विजुअल कॉर्टेक्स में जहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास वहाँ पे डैमेज होगा, तो विजुअल कॉर्टेक्स में डैमेज होगा तब भी हमारे पास कंट्रालेटरल होमोनोमस हेमिएनोपिया होगा, लेकिन मसल जो है वो स्पेयर। लास्ट क्वेश्चन, अगर हमारे पास हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग है एक पेशेंट की और वो पेशेंट जो है वो हमारे पास अनप्लेजेंट टेस्ट की कंप्लेन कर रहा है, तो इसके अंदर एबनॉर्मलिटी क्या है, टेस्ट ब्लाइंडनेस की हो रही है, और प्रिवेंशन, हाउ एयर प्रिवेंट फ्रॉम लाउड साउंड, लाउड साउंड से ये हमने बहुत दफा कर लिया, एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स करता है। पेशेंट जो है वो सफर कर रहा है डिस्गाइजिया, डिस्गाइजिया जो है हमारे पास डिस्टर्बेंस है टेस्ट सेंसेशन में। टेस्ट ब्लाइंडनेस जो है वो जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसके अंदर इनएबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज सर्टेन सब्सटेंसेस बाय टेस्ट इज लॉस, कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो टेस्ट के लॉस हो गए हैं, फॉर एग्जांपल फिनाइल थायोकार्बामाइड। इस तरह से हमारे पास टेस्ट ब्लाइंडनेस होती है, जेनेटिक कंडीशन है, इसके अंदर हमारे पास कुछ जायके जो है महसूस नहीं होंगे उस पेशेंट को, उसको डिस्गाइज